Hello students, today we will discuss the first chapter of economics of class 9th, that is the story of village Palampur. In this we will discuss some important topics like introduction of Palampur village, organization of production. We will understand from a story. The purpose of the story is to introduce some basic concepts to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. ये इसमें जो कहानी बताई जाएगी वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव की कहानी है. इस तरह के किसी गांव के हम लोग एक काल्पनिक गांव के बारे में बताएंगे, ना कि किसी एक स्पेसिफिक गांव के बारे में बता रहे हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर. एक गांव है पालमपुर और जहाँ पर फार्मिंग खेती करना सबसे मुख्य क्रियाकलाप है वहाँ पर. जैसे कि इंडिया में हम लोग देखते हैं आमतौर पर इंडिया के जो भी गांव है वहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग ही है. इसके अलावा लोग दूसरे कामों में भी हैं, लेकिन मेन एक्टिविटी इंडिया के अधिकतर गाँवों में फार्मिंग ही है. Several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport are carried out on a limited scale. इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ कुटीर उद्योग लगा रखे हैं लोगों ने छोटे छोटे, डेयरी का काम करते हैं और कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हुए हैं. तो इस तरह के कुछ कामों में लोग वहाँ पर लगे हुए हैं. द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स एंड ह्यूमन एफर्ट. तो इस तरह की कई सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता है. थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज. तो इस स्टोरी से हम समझेंगे कि किस तरह से इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है. जैसे कि गांव में हम देखते हैं कि फार्मिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, जो भी ग्रेन्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, तो उनके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से वो प्रोडक्शन हुआ. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर जो है वो अपने आसपास के गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है बाय रोड्स. यहाँ पर जो विलेज का नाम है वो है रायगंज. इज़ अ विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. इसके पास में रायगंज विलेज है. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. और पास में ही एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम पुलक कार्ट्स, टोंगाज, बोगीज लोडेड विद जैगर एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स. तो हमने देखा कि यहाँ पर कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि रोड से कनेक्टेड है वो, तो वहाँ पर लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी लगे हुए हैं और उसमें कुछ लोग बुलक कार्ट चलाते हैं, टोंगाज, बोगीज़. और बोगीज़ में जो कमोडिटीज़ होती हैं जैसे कि जैगर या गुड़, इस तरह की चीज़ों को वो लोग ले जाते हैं अपने साथ. और मोटर व्हीकल्स भी हैं इसके साथ साथ में वहाँ पर. This village has about 450 families belonging to several different caste. तो गांव में 450 परिवार रहते हैं. The 80 upper caste family is on the majority of land in the village. और गांव में जो 80 अपर कास्ट फैमिली के लोग रहते हैं उनके पास अधिकतर लैंड एरिया है. तो गांव के जैसे जमींदार जैसे होते हैं गांव में, उस तरह के लोग हैं जिनके पास बड़ा लैंड एरिया है. लैंडलॉर्ड्स टाइप के हैं ये लोग. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. जिनके हाउस अधिकतर पक्के मकान बने हुए हैं. द दलित्स और SC शेड्यूल कास्ट
कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन का 1/3 वहाँ पर दलित शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं. दे हैव मच स्मॉलर हाउसेज, और उनके जो घर हैं वो काफ़ी छोटे हैं, एक अलग कॉर्नर में गांव के वो लोग रहते हैं. मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. गांव के बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, यानी कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी schools and 1 high school. There is a primary health care center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो हम देख रहे हैं कि ये जो गांव है वो एक अच्छा डेवलप्ड गांव है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं. क्योंकि हमने देखा है कि हमारे इंडिया के कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. कई स्कूल गांव में स्कूल्स नहीं हैं और हेल्थ केयर सेंटर भी नहीं है. लोगों को अगर कोई भी सिक होता है, बीमार है, तो उसको बाहर लेकर जाना पड़ता है उनको. तो इस गांव में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन का संगठन किस तरह से किया जाता है. जैसा कि हमने देखा था कि कई सारे रिसोर्सेज को मिलाकर प्रोडक्शन किया जाता है, तो किस तरह से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे प्रोडक्शन होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे हम यहाँ पर. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. ये मुख्य उद्देश्य है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. तो इसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए वो है लैंड एरिया का होना. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर. अगर लेबर नहीं होगी तो लैंड का यूज़ नहीं होगा. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. तो ये 3 चीज़ें, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, ये तीनों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि ये 3 मिलकर प्रोडक्शन किया जाता है. किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम देखें, ना कि सिर्फ फार्मिंग, और भी चीज़ें हैं, उनके लिए भी ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए. एक तो लैंड एरिया. अगर हम फार्मिंग का ही एग्जांपल लें तो लैंड एरिया हमारे पास होना चाहिए. अगर खेती करनी है, उस पर काम करने के लिए लोग होने चाहिए, और उसके लिए फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए. अब हम देखेंगे लैंड और लेबर के बारे में तो हम लोग जानते हैं. फिजिकल कैपिटल क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखेंगे. किसे फिजिकल कैपिटल कहा जाता है. तो फिजिकल कैपिटल में 2 तरह के कैपिटल्स हैं. एक तो है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या चीज़ें हैं, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. तो जितने भी टूल्स हैं, मशीन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, इन सबको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है. टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो to sophisticated machines such as generators, turbine, combine. तो टूल्स में कई तरह के टूल्स हो सकते हैं. या तो एक सिंपल जो किसान का हल है वो भी एक टूल है. इसके अलावा टरबाइन, कंबाइन, जनरेटर्स, इस तरह ट्रैक्टर्स, इस तरह के जो मशीन्स हैं वो भी टूल्स मशीन्स में ही आ जाएंगे. एंड बिल्डिंग्स का यूज़ अधिकतर गोडाउन्स बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर फिक्स्ड कैपिटल. तो इनको फिक्स्ड कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनका इस्तेमाल कई सालों तक कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हर बार अगर हमें फार्मिंग करनी है तो हर बार अलग टूल्स लाए जाएंगे या मशीन्स, हर बार नई मशीन का यूज़ किया जाएगा. तो हमारे पास जो मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स होती हैं उन्हीं का यूज़ हम कई सालों तक करते हैं. इसीलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम कई सालों तक कर सकते हैं. नेक्स्ट जो फिजिकल कैपिटल में आता है वो है वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. तो जो रॉ मटेरियल है और मनी, इन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. Production requires a variety of raw material such as the yarn used by the weaver, seeds used by the
फार्मर, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रॉ मटेरियल है। जैसे कि जो वीवर्स होते हैं उन्हें धागे की ज़रूरत होती है, तो जो धागा है वो वीवर्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इसी तरह से किसान जो एक फार्मर है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल है जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल हैं जिनका खेती में इस्तेमाल, वाटर, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है जिसका खेती में इस्तेमाल किया जाता है। एंड मनी इन हैंड, और दूसरा है मनी जिसका इस्तेमाल हम लोग पेमेंट के लिए करते हैं, तो उनके पास मनी भी होना चाहिए जिससे कि वो अधिकतर जो सारे पेमेंट्स हैं वो कर सकें। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास तब तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज आर ऑल्सो फोर्थ रिक्वायरमेंट। तो ये तीन तो हमने देखी चीज़ें, इसके साथ नॉलेज और एंटरप्राइज, जो ज्ञान और उद्यमिता है वो भी होनी चाहिए लोगों के पास, जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से किसी भी प्रोडक्शन को कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, तो जो ह्यूमन के पास नॉलेज और स्किल होती है इसीलिए इसको ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, मानव पूंजी कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबको मिलाकर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी उत्पादन करना है तो भूमि, पूंजी, इसके अलावा जो मानव पूंजी है, भौतिक पूंजी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। लेबर, श्रम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी किसी भी तरह के प्रोडक्शन को, उत्पादन को किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्मिंग इन प्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर, तो पालमपुर गांव में जो किस तरह से फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो लैंड एरिया है वो फिक्स रहता है, ना वो बढ़ सकता है ना ही कम हो सकता है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया का अधिकतर गांव है वैसे एक पालमपुर है जहां पर फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। गांव के अधिकतर लोग फार्मिंग के काम में ही लगे हुए हैं। 70% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। गांव के जो भी लोग काम करते हैं उसमें लगभग 75% लोग फार्मिंग के काम में ही लगे हुए हैं। पीपल कुड बी फार्मर्स फॉर फार्म लेबरर्स, लोग फार्मर भी हैं और कुछ लोग और फार्म लेबरर्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के खेतों में लेबर की तरह काम करते हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि किसी भी प्रोडक्शन में अंडर जो कल्टीवेशन भी किया जाता है तो उसमें जो लैंड एरिया है वो फिक्स रहता है। लैंड एरिया ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। हालांकि कुछ अच्छे काम गांव में हुए हैं, जैसे कि जो वेस्ट लैंड थी, जो बेकार की भूमि थी, उसको लोगों जो प्रयास करके कल्टिवेबल लैंड बना दिया गया, खेती योग्य भूमि उसको बना दिया गया जिससे कि उस पर खेती हो सके। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर द स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। लेकिन कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि और भी भूमि उनके पास हो सके जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लैंड एरिया उनके पास उतना ही रहना है। हाउ कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम वही जो सेम लैंड है, जो एक ही समान भूमि है हमारे पास, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो इसमें हम कुछ तरीके देखेंगे कि किस तरह से
सेम लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। सबसे पहले पालमपुर विलेज में देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। ऑल लैंड इज़ कल्टीवेटेड इन पालमपुर। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव का अधिकतर जो लैंड एरिया वो कल्टीवेटेड है, उस पर खेती होती है। जो वेस्ट लैंड एरिया था उसको भी उन्होंने कल्टीवेबल बना दिया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। और रेनी सीजन में फार्मर्स अधिकतर ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जो कि अधिकतर जानवरों के चारे के लिए काम आता है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पर वो लोग आलू की फसल उगाते हैं। इन फील्ड्स आर सोन विद इन विंटर, सॉरी इसमें जो लिखा हुआ वो विंटर है। इन विंटर फील्ड्स आर सोन विद वीट। जो वीट है हम लोग जानते हैं गेहूँ रबी की फसल है, जो कि विंटर में बोई जाती है, तो उसमें गेहूँ की फसल यहाँ पर बोई जाती है। फार्मर्स सेल सरप्लस वीट एट द मार्केट ऑफ रायगंज। और जो सरप्लस वीट होता है प्रोडक्शन के बाद, जो उनके यूज़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है, उसको वो लोग रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और कुछ लैंड एरिया पर शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जाता है। और शुगर कैन एक ऐसी फसल है जिसको उगाने में लगभग 1 साल पूरा लग जाता है। तो साल में इसकी सिर्फ एक ही फसल हो सकती है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शाहपुर जैसा कि हमने देखा कि एक टाउन है, तो शुगर कैन को या तो रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी गुड़ बनाकर उसको शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो अब हम कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। नंबर 1 मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें अधिकतर मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर गांव में और वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के अच्छे साधन हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, गांव में जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई। द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। और जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल हैं उनसे ज़्यादा एरिया पर सिंचाई की जा सकती है। तो ये क्या है, ये भी मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये सब मॉडर्न मेथड्स हैं, क्योंकि पहले के समय में लोग इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील्स का यूज़ करते थे। वेल्स में गांव से कुओं से भर भर के लाते थे पानी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और कम लैंड एरिया पर ही इरिगेशन हो सकता था। लेकिन अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ चुके हैं उससे बहुत ही जल्दी बड़े एरिया पर इरिगेशन किया जा सकता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पालमपुर गांव की अगर मैं बताऊं कहानी, तो वहाँ पर कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए। सोन हाउ एवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स लगाना भी शुरू कर दिया। बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो 200 हेक्टेयर एरिया इरीगेटेड था, सिंचाई उस पर होती थी। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। तो हम जानते हैं कि इंडिया के सभी गांव इस तरह के नहीं है। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। इंडिया के हर गांव में इस तरह की हाई लेवल की इरीगेशन नहीं है, क्योंकि बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है अभी। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि 1960s जो 1960 का दशक था, उस समय तक हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाती थी। सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल, वन विद रिलेटिवली लो यील्ड। अधिकतर जो सीड्स होते थे, जो बीज होते थे, वो ट्रेडिशनल होते थे और जिसमें उत्पादन प्रोडक्शन कम होता था। फार्मर्स यूज़
काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। अधिकतर फार्मर काउ डंग का यूज़ करते थे और नेचुरल मैन्योर जो है उसका यूज़ फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता था। लेकिन 1960s से कई सारे चेंज आए। इन 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन टू कल्टिवेट व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो उसके बाद से जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होने लगा। 1960s में जब ग्रीन रिवोल्यूशन का दौर आया, हरित क्रांति का दौर आया, तो अधिकतर व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज़ सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें एक ही प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता था। पहले से ज़्यादा अब उसमें प्रोडक्शन हो रहा था, ज़्यादा ग्रेन्स, ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन हो रहा था। हायर लेवल्स ऑफ पॉसिबल फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें जो हायर प्रोडक्शन होगा, हायर प्रोडक्शन वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो HYV सीड्स यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये HYV सीड्स है, ना कि HIV नहीं, ये HYV सीड्स हैं, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमको इस तरह के HYV हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स का इस्तेमाल करना होगा। इरिगेशन चाहिए, सिंचाई चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो, तब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पंजाब जैसे राज्यों में इस तरह की जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे पहले शुरुआत उन्हीं राज्यों से हुई है, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो नेक्स्ट जो है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का दूसरा तरीका है। सेम लैंड एरिया पर ही हमने देखा कि दो तरीके थे, एक तो था जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping। एक ही लैंड एरिया पर किसी एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये एक आम तरीका है किसी भी लैंड एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक साल में सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं तो प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही होगा, लेकिन अगर हम एक साल में 2 फसलें उगा लें, या फिर अगर हम एक ही ईयर में 3 फसलों को उगा देते हैं, तो उसी एक वर्ष में हमने उसका लगभग 3 गुना प्रोडक्शन कर लिया। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लगाया जाए। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के अधिकतर गांव में लोग 2 फसलें तो उगाते ही हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आलू को तीसरी फसल की तरह उगाते हैं। तो हम जानते हैं कि पालमपुर गांव में मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। वहाँ के जो लोग हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से इंडिया के कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कई ऐसे भी गांव हैं जहां पर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इनको डेवलप किया जाए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को डेवलप किया जाए, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाए। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो तब तक आप इसी का रिवीजन करें और मैं एक वर्कशीट सेंड करूँगा जिसको आप सॉल्व करें। थैंक यू।